अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉक 3 सीवीएस मॉड्यूल में आपका जो LOS 008 और 009 है, ये आपके चैप्टर 28 में होंगे। लिपन कार्ड से आपने ये करने हैं। दैन जो LOS 010 है वो आपने 29 में से करना है। अब ये जो LOS आपका 8 और 9 है, ये आपके विटामिन के रिलेटेड है। इसमें विटामिन वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल विटामिन होंगे और ये मिनरल्स के रिलेटेड है। अब आपने इनमें से कौन से विटामिन करने और कौन से नहीं करने, वो आपको मैं डिटेल में बुक से दिखाता हूँ। अब ये है चैप्टर आपका 28 लिपन कार्ड से विटामिन के रिलेटेड। अब इसमें दो तरह के विटामिन होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं और फैट सोलुबल होते हैं। अब आपके सिलेबस में उन्होंने लिखा है कि वाटर सोलुबल विटामिन जितने भी हैं ना, उसमें से आपने विटामिन B6, B9, B12 और विटामिन C नहीं करना, ठीक है। और फैट सोलुबल में से एक विटामिन K नहीं करना। अब ये विटामिन क्यों नहीं करने, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपने ब्लॉक 1 में ये विटामिन B6, B9, B12, विटामिन C और विटामिन K आपने ब्लड में पढ़ चुके हैं। तो अब वो जो ऑलरेडी आप ब्लॉक में पढ़ चुके हैं ना, तो उसको उन्होंने मिस करवा दिया। बाकी जितने भी हैं वो इन्होंने इधर ऐड कर दिए। तो बेस्ट ये चीज़ है कि आप अभी इधर भी ये पढ़ लें, विटामिन B6, B9, 12C और विटामिन के छोड़े ना, ये भी इधर कर लें। क्योंकि आपने अब इस ब्लॉक के आगे फिर करनी है प्रॉफ की तैयारी, उसमें ब्लॉक 1 तैयार करना है। तो ब्लॉक 1 में फिर ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, क्योंकि अनीमिया के रिलेटेड इनका ताल्लुक होता है ना, B9, B12 का, B6 का, विटामिन के का। विटामिन के आपने 37 चैप्टर में पढ़ा होगा। तो प्रॉपर जिधर उधर तैयारी करते हैं ना, इधर भी अनीमिया के रिलेटेड ही चीज़ें लिखी होंगी, तो आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आप ये चैप्टर पूरा करें, ये वाले विटामिन मिस ना करें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फिर भी ये पढ़ने हैं। तो बेस्ट ये है कि ये सारी चीज़ें कर लें आप। अब हम आते हैं विटामिन B9 पे। इसका इसके लिए ये है कि आपने ना ये फिगर जो लिखी हुई है ना, न्यूट्रिशनल अनीमियाज, ये वाली करना है, यहाँ से हमसे यूज़ आता है। और उसके बाद ये वाला करना है कि आपने डाइट में फोलिक एसिड लिया है, वो किस किस तरह अपनी प्रॉपर फॉर्म में जाता है, ठीक है। और उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, इसकी कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है आगे, ये टेट्राहाइड्रोफोलेट कहाँ कहाँ आगे यूज़ हो रहा है, ये पता होना चाहिए। तो ये वाला फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी मैं सारी डिटेल लिखी होगी कि विटामिन बी होता क्या है, इसका एक्टिव सोर्स क्या है, ये ना वाइवा में क्या चीज़ आती है। विटामिन B9 है ना, इसके रिलेटेड पूछेगा, इसका एक्टिव सोर्स बताएं, ये एक्टिव फॉर्म बता दें। उसके बाद ये किन किन चीज़ों से हमें मिल सकता है, ठीक है, उसके बारे में बता दें, यानी सोर्स बता दें, डाइटरी सोर्स बता दें, ठीक है। और उसकी फिर इंपॉर्टेंस बता दें। इंपॉर्टेंस में ये कि अनीमिया के रिलेटेड है, ठीक है, किन किन चीज़ों में यूज़ हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस है। और इसकी डेफिशिएंसी जो अनीमियाज होते हैं वो आपने बता देने। ये आपका विटामिन B9 हो। इसी तरह विटामिन B12 है, उसके लिए ये फिगर बनी हुई है। ये आपने अभी ब्लॉक 2 में पढ़ी होगी कि ये जो मिथाइल मेलोनाइल कोवे, सक्सिनाइल कोवे बनाते हैं आप। तो ये यहाँ पे कोबालामीन यूज़ हो रहा है, ये डेफिशिएंसी हो जाए तो मिथाइल मेलोनाइल कोवे का लेवल बड़ा होता है, ठीक है। तो ये CNS सिम्टम्स मिलती हैं। तो ये वाली चीज़ आप पहले ब्लॉक 2 में पढ़ चुके हैं। तो ये वाली चीज़ें आपने इधर से इसके रिलेटेड सारी करनी है। और सबसे जो SCQ जिन कॉलेज में आता है ना, वो ये आता है, ये अब्जॉर्प्शन प्रॉपर आपको पता हो, विटामिन B12 बॉडी में अब्जॉर्ब कैसे होता है, इसका प्रॉपर पाथवे पता हो, फोलेट ट्रैप, हाइपोथेसिस पता हो, ये वाइवा में पूछा जाता है। और इसके अब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा जाता है, और इसकी कमी से जो होने वाले हैं। अब जितने भी विटामिन आप पढ़ेंगे ना, उसके बारे में 4-5 चीज़ें कॉमन होंगी, वो मैं जस्ट बता रहा हूँ, बाकी मैं गो थ्रू करूँगा। एक विटामिन की एक्टिव फॉर्म पता हो, उसका डाइटरी सोर्स पता हो, और ये कहाँ कहाँ यूज़्ड होता है, किस काम के लिए यूज़ होता है वो पता हो। देन इसके बाद इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन क्या होती हैं, कि इसकी कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से क्लिनिकल साइन मिलेंगे पेशेंट में, वो पता हो। और कौन कौन सी ये डिजीज़ करवाता है उसका पता हो, जैसे परनीशियस एनीमिया करवाता है, ये इसके बारे में पता हो। तो हर विटामिन के रिलेटेड आपने यही करना है। और आगे मिनरल्स पढ़ेंगे चैप्टर में, वो उसमें भी यही करना है। विटामिन C है, इसके बारे में सही वही सेम डिटेल है कि इसका सोर्स क्या है, एक्टिव फॉर्म क्या है, कहाँ यूज़ होता है, इसकी डिजीज डेफिशिएंसी क्या होती है, स्कर्वी आपने पहले पढ़ी है, तो इसके बारे में ये हो गया। उसके बाद विटामिन B6 के लिए भी यही है। जो जो इधर बुक की लाइनें वर्डिंग्स लिखी हुई है ना, ये MCQs में आ चुकी है, ठीक है। तो आपने ये छोड़नी नहीं है। उसके बाद ये जो इसके में ना डेली RDA लिखा होता है, वैल्यू RDA की इतनी आपने लेनी है। तो ये मुख्तलिफ आयंस मिनरल्स की भी लिखी होगी आपकी,
और आगे आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी देखेंगे, तो ये मोस्टली भूल जाती है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसकी सारी डिटेल आपने करनी। फिर आपके स्टार्ट होते हैं थायामीन, विटामिन B1, ये इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए, उसी तरह कहाँ यूज़ होता है। फिर ये बेरी बेरी डिजीज़ के बारे में से हर मिनरल्स के रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ है, तो वो डिज़ीज़ आपको एटलीस्ट लाजमी पता हो। बेरी बेरी के बारे में पता हो, ड्राई भी होती है, वेट भी होती है, इन दोनों का पता हो। फिर वर्नी की कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये भी आपने ब्लॉक 2 में पढ़ा है। इसमें इसका ना आगे कोई ये विटामिन B1 थायामीन है, तो TPP पढ़ा होगा आपने। तो अच्छा, उसके बाद फिर नायासिन आता है, विटामिन B3, ये कहाँ से ड्राइव्ड होता है, एक्टिव फॉर्म क्या है, इसके कोई एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ये वाले बड़ी पूछी जाती है। इसकी 3 इंडिकेशंस होती हैं 3D डेफिशिएंसी से। इस लिखा होगा डायमेंशिया, उसके बाद डायरिया, और एक और सिम्टम्स होगी आपकी डेथ। इस 3 सिम्टम्स हैं इसकी, मेरे ख्याल में इधर लिखे होंगे, डर्माटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया एंड डेथ, 4Ds। इसको कहते हैं प्लेगरा। तो ये MCQ में बहुत दफ़ा आती है, तो ये वाली आपने करनी है। फिर जो लोग कॉर्न यूज़ करते हैं उसमें भी ये डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस तरह करके हर जो आपकी डाइटरी सोर्स है वो इसका कौन सा है, अगर वो नहीं ले रहा तो ये फ़लाँ डिजीज़ हो, फ़लाँ आयरन की कमी होगी, फ़लाँ विटामिन की कमी होगी, और उसके रिलेटेड क्लिनिकल सिम्टम्स आगे कैसे हैं, इस तरह उसने क्लिनिकल सिनेरियो आपके बना के देना है आपको। फिर ये हाइपरलिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। आपके हाइपरलिपिडीमिया भी इस सिलेबस में शामिल है। कौन कौन से लिपिडीमिया के ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2B हाइपरलिपिडीमिया, ये वाला MCQ इसी तरह आएगा आपके प्रॉफ में। क्लिनिकल सिम्टम्स बना के देगा वो आपको, और ये कौन से ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, ये बुक की लाइन लिखी हुई है। तो इसी तरह आपने लाइनें अच्छे से पढ़नी है। बट बाकी जितने भी विटामिन है आपने इसी तरह करते हैं। अब इसमें ना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाते हैं विटामिन A, फैट सोलुबल विटामिन। अब इसमें विटामिन A, विटामिन K, विटामिन E, इनका ना कंप्लीट सोर्स लिखा हुआ है प्रॉपर, ये वाला पाथवे लिखा हुआ है। तो आपने ये वाला पाथवे अच्छे से करना है कि इसका डाइटरी सोर्स क्या है, किस तरह ये GIT में अब्जॉर्ब होता है, किन फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, आगे किस तरह कन्वर्ट होता है ब्लड के थ्रू, किस तरह लीवर में आता है, और लीवर में आके स्टोर किस फॉर्म में होता है, और आगे ये आपका विजन साइकिल कैसे चलाता है, इसकी कौन कौन सी फॉर्म है विजन साइकिल चलाने के लिए वो पता हो, और फिर ये आगे सेलुलर प्रोटीन किस तरह बनवाता है, ये वाला टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, ये रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, ये आपने इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अल्कोहलिक फार्म जो होती है वो रेटिनोल होती है, एल्डिहाइड फार्म रेटिनल होती है, विटामिन A एसिड फार्म जो होती है वो रेटिनोइक एसिड होती है। ये कन्वर्ट नहीं होती दूसरी फार्म्स में, ऊपर वाली दोनों कन्वर्टेबल हैं एक दूसरे में, सिचुएशन पे ये कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली इनको रेटिनॉइड्स कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, रेटिनोल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, और ये डेरिवेटिव फार्म है विटामिन A की, ये तीनों डेरिवेटिव्स फार्म है इसकी। इस तरह ये चीज़ें वर्ड्स इसमें यूज़ क्यों होंगे तो वो कंफ्यूज करते हैं, तो वो आपने उसको समझ के पढ़ना है। स्टोरेज फार्म पूछी जाती है, इट इज स्टोरेज फार्म ऑफ विटामिन A, इसी तरह MCQs होगा, आपने ये वाला आंसर लगा देना है। अच्छा, दिस इज़ द एसिड डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल, बस यही लाइन होगी और ये ऑप्शन लगा देना है। तो इसी तरह बुक की लाइन आपने समझ के पढ़नी है MCQs के लिए। UHS में ये लाइनें पूछी जाती हैं, मेनली लाइनें, और उसके बाद क्लिनिकल सिनेरियो, और क्लिनिकल सिनेरियो भी बुक के रिलेटेड होता है। किसी चीज़ की डेफिशिएंसी जैसे ये हो रही थी प्लेगरा की, इसी तरह जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इसी नाम लिखेगा, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डेथ, तो किसकी डेफिशिएंसी वो आपने बतानी होगी। फिर आगे आ जाएँ आप, विटामिन अभी A चल रहा है, इसके ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये नाम याद करने हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कौन कौन सी फार्म यूज़ होती हैं वहाँ पे। फिर इसकी आगे लिखी होगी, इनकी डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ बहुत आती हैं, डेफिशिएंसी से ये ब्लाइंडनेस कैसे होती है, ठीक है, और उसके बाद स्किन कंडीशन में ये किस तरह यूज़ होता है, स्किन कंडीशन में ये यूज़ होता है आपका एसोट्रिटियोनिन जो है एक्ने के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा होता है। इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, ये जो बड़े विटामिन हैं इनकी डिटेल वो लाजमी प्रॉफ में पूछता है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, और इनकी टॉक्सिसिटी से कौन सी चीज़, टॉक्सिसिटी क्या है विटामिन A की। तो ये 3-4 टॉक्सिसिटी लिखी हुई है उसने, ड्राई माउथ, प्यूरेटिक, ठीक है, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर्स, ट्रेटोजेनिक, ये ड्राई स्किन, सिरोसिस ऑफ लीवर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये सारी चीज़ें उसने इसमें ना बयान की हुई हैं। तो आपने इसी तरह इकट्ठी लिख लेनी है।
उसके बाद इस तरह विटामिन डी की फॉर्म है, विटामिन डी D2 होता है, D3 भी होता है, एन प्लांट्स में कौन सा होता है, एनिमल सोर्स में कौन सा होता है, ठीक है। अब इसके लिए ना ये वाली फिगर इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके स्किन में होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रोल प्रो विटामिन डी जिसको कहते हैं। ये इसी तरह वर्ड्स लिखे होंगे बुक में, तो आपने वहाँ से उठा के इधर लिख लेने हैं ताकि इधर से रिवाइज़ कर लें आप। अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है इसमें, फिर ये कोल कैल्सीफेरोल बनता है, कोल कैल्सीफेरोल जिसको विटामिन D3 कहते हैं। फिर ये कोल कैल्सीफेरोल पे लीवर में ये एंजाइम एक्ट करता है तो कैल्सीडाइओल बनता है, ये स्टोरेज फार्म है इसकी, ठीक है, प्रोमिनेंट फार्म ऑफ विटामिन डी है। फिर आगे ये किस तरह किडनी में जाता है और कैल्सीट्राइओल प्रॉपर विटामिन D3 में जाता है। फिर आगे कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है इसका ना, पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन के रिलेटेड इसका क्या फ़ायदा है, ये इनका ना बोन्स के रिलेटेड कोई सोर्स है कि कब विटामिन D3 बोन्स में काम करवाएगा कब नहीं करवाएगा, तो इसका ना बोन के रिलेटेड आपने अच्छे से तैयार करना है। अच्छा, विटामिन डी चाहिए होता है रिक्वायर फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन डी अब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम GIT एंड इंक्रीज इन ब्लड, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये ब्लड से GIT ये अब्जॉर्ब करता है। अब आगे आ जाते हैं आपके, ये उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये वाली जो फिगर है ना टेबल, ये वाला साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये आपके ना बहुत काम आने वाला है। अब यह कैल्शियम के रिलेटेड के बॉडी में हम कैल्शियम किस तरह अब्जॉर्व कर सकते हैं और किस तरह, इसमें आपने पैराथायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ा हुआ है और एक पढ़ा हुआ है कैल्सीटोनिन के बारे में पढ़ा हुआ है। तो कैल्सीटोनिन होता है जब वो हाई है कैल्शियम तो उसने रिलीज होना और वो कम करना है, और अगर कम है तो उसके लिए पैराथायराइड आता है। पैराथायराइड आके किन तरीक़ों से कैल्शियम बढ़ाता है, तो वो 3 तरीके लिखे हुए हैं, बोन से अब्जॉर्व करेगा, किडनी से करेगा, GIT से करेगा, ठीक है। और कम किस तरह कर सकते हैं, बोन से रीअब्जॉर्प्शन कम कर दो, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन कम कर दो, GIT से रीअब्जॉर्प्शन कम कर दो। ये 3 तरीके काम करने के, 3 तरीके बढ़ाने के ब्लड में से, तो ये वाली चीज़ें आपने देखनी है। फिर कि इधर MCQs आता है, पैराथायराइड हार्मोन रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट, ये नहीं करता। ये एक कंट्रास्ट चीज़ है जो MCQs में पूछी जाती है, इसका आपने देखना है कि कंट्रास्ट किस लेवल पे है। फिर ये विटामिन K आ गया दोबारा आपका, ये वाला जो फिगर बनी हुई है ये आपने अच्छे से करनी है, किस तरह विटामिन K यूज़ होता है आपके वो फैक्टर जो होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को किस तरह एक्टिवेट करता है, इस पे वारफरिन का क्या इफ़ेक्ट है, वारफरिन किस तरह इसको रोकती है, ये पता होना चाहिए, इसकी एक्टिव फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके ये वाली कंडीशन यूज़ होती हैं, प्रोथ्रम्बोनीमिया वगैरह, ये वाले ना सारी MCQs में ये यहाँ से चीज़ें आ चुकी हैं। इसकी टॉक्सिसिटी प्रॉफ में आ चुकी है, वाइवा में। फिर विटामिन E है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसकी ना मेन चीज़ें पढ़ लेनी, कितनी फॉर्म्स होती हैं, एक्टिव फॉर्म कौन सी है और इसका सोर्स क्या है और यूज़ कहाँ होते हैं, 3-4 लाइनें वो आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह हो गया। अब आते हैं मिनरल्स पे। मिनरल्स आपके उसने सिलेक्टिव बताए हुए हैं, ये मैक्रो मिनरल सारे आपके सिलेबस में उसने लिखे हुए हैं। माइक्रो जो ट्रेस हैं उसमें उसने ना कॉपर पे, आयरन पे और जिंक का कहा हुआ है, बाकी आप बेशक छोड़ दें, लेकिन ये ऊपर वाले सारे करने हैं, इसमें से ये 3 करने हैं और आखिरी में से आयोडीन और सेलेनियम करना है। ये आपने अच्छे से करने हैं, जो मैंने निशान लगाए, ये ऊपर वाले सारे, इसमें से 3, नीचे वाले में से 2। इसमें भी वही चीज़ है, इसका सोर्स बता दें, ठीक है, इसका फंक्शन बता दें, इसकी डेफिशिएंसी बता दें किन कंडीशन में होती है, और उससे आगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है डेफिशिएंसी के, और टॉक्सिसिटी क्या होती है। इन 3-4 चीज़ें जो इधर लिखी हुई हैं ना, यही वाली आपने करनी है। तो इसकी डिटेल पहले नंबर पे आ जाता है कैल्शियम फास्फोरस, ये आप ना डिटेल क्या है बताऊँ, इसमें आपने सारी चीज़ें करनी, इसमें हर जगह पे ना वो इनकी डिजीज़ होंगे, वो आपने डिजीज़ देखनी है अच्छे से। इसमें जो कॉपर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ना डिजीज़ लिखी होंगी आपकी, विल्सन डिजीज़, मैंकीज सिंड्रोम वगैरह, किस कौन सी कहाँ पे चीज़ इम्पेयर्ड हो रही है, विल्सन डिजीज़ क्यों होती है, इसमें ये MCQs आता है आपका। इधर रिंग बनता है, कीजर फ्लेशियर रिंग बनता है कॉर्नियल में, तो इस तरह की क्लिनिकल साइंस देगा वो आपको, और आपने डिटेक्ट करना होगा किस आयंस की डेफिशिएंसी है, अब ये किस मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और इधर ब्रोन्स डायबिटीज़ क्या होती है, इस तरह ना ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ना, मैं इधर से ना सर इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपको। इसमें आपने चलो ये वाला जो है आपका है ना फास्फोरस और ये कैल्शियम का, ये आपने पीछे भी विटामिन D के साथ भी पढ़ लेना है कि ये विटामिन D जो है ना, ये किस तरह अब्जॉर्प्शन करा रहा है, कहाँ कहाँ से करवा रहा है, बोन से, GIT से, किडनी से।
पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से करवा रहा है, बोन से करवा रहा है, किडनी से करा रहा है, और किडनी में से ये रीअब्जॉर्प्शन कम कर रहा है, ये वाला MCQs आता है आपके। ये विटामिन डी और पैराथायराइड हार्मोन दोनों जगह पे सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक जगह में ये फ़र्क है थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन का। तो ये आपको इसके बारे में जो भी क्लिनिकल सिनेरियो आएगा वो आपने डिटेक्ट करना है कि इसमें कौन सा आयन यूज़ हो रहा है या किसकी डेफिशिएंसी है। फिर आपने आगे आ जाना है, खापर पे आपको बता दिया है कि ये दोनों डिजीज़ करनी है आपने अच्छे से। फिर आयरन का, आयरन के बारे में आप अनीमिया के रिलेटेड जानते हैं। इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है ना वो ये वाली है आपकी हेरिडिटरी हीमाक्रोमाटोसिस, ये वाला MCQ आया हुआ है प्रॉफ में। ब्रोंस डायबिटीज़ को कहते हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद हीमोसिड्रिन वगैरह ये स्टोरेज फार्म, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद जिंक का या तो जिंक में ये एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथी का, ये वाली डिजीज़ आप MCQs में आती है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जी आयोडीन पे। आयोडीन का जो है ना ये वाला आपको आना चाहिए। आयोडीन किस तरह यूज़ होती है आपके थायराइड हार्मोन बनाने में, T3 और T4। आपने आयोडीन को ब्लड से ट्रैप किया, सेल के अंदर आया, वहाँ पे इसको ना आई नेगेटिव की ना हमने ऑक्सीडेशन की, I2 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये अभी आप इधर लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपने I2 को ना, एक होता है अमाइनो एसिड जिससे हम थायरोग्लोबिन बनाते हैं, उस सेल के अंदर थायरोग्लोबिन सिक्रिएट हो जाती है बाहर, और हमारे पास I2 फॉर्म पड़ी है। हम इन दोनों को मिला देना, आयोडीनेशन कर देनी है। तो ये थायरोग्लोबिन के ऊपर आयोडीनेशन हुई है, MIT मोनो आयोडोथायरोडीन डाई आयोडोथायरोडीन, यानी ये थायरोग्लोबिन है, इसके ऊपर एक आयोडीन लगी हुई है, इसके ऊपर 2 लगी हुई हैं। फिर इसको मज़ीद कपल कर देना, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं। कपलिंग की एंजाइम TPO आपने लाजमी याद रखना, TPO इधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी यूज़ हो रहा है। तो इस तरह ना एक मोनो और एक डाई मिलेगा तो T3 बन जाएगा, 2 डाई मिलेगा तो T4 बन जाएगा। फिर ये एंडोसाइटोसिस के जरिए सेल के अंदर आ गया, प्रोटीलाइसिस हुई, हमने ये रिमूव कर दिए, ये हमने ना इधर ब्लड के अंदर स्क्रीट कर दिए। तो ये एक पाथवे आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर ये T3 T4 नहीं बन रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, ज़्यादा बन रहे हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। ये किन कंडीशन में होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाशिमोटोथायरॉयडाइटिस वगैरह, ठीक है। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हाइपर किस में होगा, एक्सोपैथलमोस और होगा, ग्वाइटर और होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ग्रेव डिजीज़ वगैरह। फिर ये सेलेनियम का, पेपर में सेलेनियम के बारे में वाइवा क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है। इसमें ना ये कार्डियोमायोपैथी, ईटिंग फूड्स वगैरह, जो सॉइल ऑयल की, ब्रिटल नेल्स वगैरह, ये इस तरह की साइंस वो देगा। तो इससे उसने पूछा होगा कि सेलेनियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है और ब्रिटल नेल्स किसकी डेफिशिएंसी से हो रहे होते हैं, टॉक्सिसिटी वगैरह इसकी जो है, ये वाली MCQs में आ चुकी है सेलेनियम की। तो आपने इस तरह हर आयन को ना इस तरह हाईलाइट करना और ये चीज़ें बनानी है, ठीक है। और आखिर पे ये होता है कि ये जो चैप्टर है ना, आखिर पे समरी दी होती है, हर आयन है उसके ना फंक्शन लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ से आप रिवीजन मार सकते हैं, लेकिन इसको करने से, यहाँ से करने का तरीका ये कि आप उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं डिजीज़ को। जैसे ये ब्रोंस डायबिटीज़ पड़ी हुई है तो इस तरह डिजीज़ याद करनी है आयन के रिलेटेड और हाईलाइट करते जाना है।